ओके मालिक, सो ओके, सो बेसिकली वेयर वी हॉल्टेड, एक्चुअली ऐसा हुआ था मालिक के हम लोग हॉल्ट हुए थे पर्टिकुलर पॉइंट पे बिकॉज वो लाइट थोड़ी गिर गई थी एंड यस जो बैठा हुआ था पंटर उसने लाइट का बटन गिरा दिया। ओके वो कुछ तो हो गया, गिर गई, बंद हो गई और टूट गई, ऐसा ऐसा सिनारियो हुआ। बट नेवरदलेस उसके बाद वापस हमने सब सेटअप करके वापस रिकॉर्डिंग चालू की और रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद ऑल टुगेदर एक 20-25 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ, उसके बाद वापस करप्ट हो गया। तो नेवरदलेस उसके बाद वाले लेक्चर मैंने कंटिन्यूएशन में रिकॉर्ड कर लिया और ये रिकॉर्ड मैं वापस अकेले में कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी हुली बैठा हुआ है खाली, तो हुली के साथ में बिठा के रखा ताकि मैं कुछ तो इंटरेक्शन करूँ। तो दिस इज री रिकॉर्डिंग। तो एक मेरे ख्याल से आपको सेबी में ओके टोटल 4 लेक्चर हो गए, जबकि मेरे को 2 के ही प्लान थे क्योंकि 1.5 घंटे का मैंने प्लानिंग किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टन चीजें पहला लेक्चर जो अपना आपने देख लिया होगा ओके, उसके बाद अभी ये लेक्चर होगा 20-25 मिनट का ओके, उसके बाद और एक लेक्चर है जो 40 मिनट का रहेगा और उसके बाद और एक लेक्चर है 1 घंटे का। इस तरह से ये 4 लेक्चर हो गए सभी के, जबकि मेरे को 2 में ही करने थे, बट ड्यू टू दिस वन ओके द थिंग्स हैव मॉडिफाइड। सो नेवरदलेस ओके मैं वापस अपडेट कर देता हूं मालिक, जहां पर अपन लेक्चर वो हॉल्ट हो गया था ओके, पिछला लेक्चर आपने जहां पर देखा, मैं ये आपको बता रहा था कि 8.1 रूल 8.1 में ओके मेंबर कौन नहीं हो सकता ये बताया हुआ है। रूल 8.2 में ओके जो रूल 8.1 में मेंबर हो सकता है वो रूल 8.2 में बताया गया है, उसको और रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। मैंने क्या बोला? रूल 8.1 में मेंबर कौन नहीं हो सकता है। रूल 8.2 में ओके जो रूल 8.1 में मेंबर हो सकता है वो 8.2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। 8.3 जो मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, वापस ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यूएशन में जा रहा है। 8.3 इज लाइक वेकेशन, यानी आप मेंबर बन चुके हो लेकिन ड्यूरिंग योर टेन्योर ऑफ मेंबरशिप अगर आपसे कहीं पर भी 8.3 की पॉइंट्स हुए तो आपको मेंबरशिप रद्द करनी पड़ेगी, यानी छोड़नी पड़ेगी, यानी मेंबरशिप से आप हट जाओगे। रूल 8.3 में। रूल 8.4 एंड 8.4a में कंपनी कैन बिकम ए मेंबर, कंपनी कैन बिकम ए मेंबर इफ फॉलोड बाय सर्टेन कंडीशंस, यानी कंपनी को सर्टेन कंडीशन कर सकती है, कंप्लाई करनी पड़ेगी और कंपनी मेंबर बन सकती है। किसकी? स्टॉक एक्सचेंज की। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। 8.4 क्या बोलेगा? 8.4 ये बोलेगा स्टॉक एक्सचेंज इज इटसेल्फ ए कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ ए कंपनी। ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज इस कंपनी के मेंबर कंपनी हो सकती है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। आंसर इज यस, बट कंप्लायंस ऑफ 8.4 और 8.4a, ये रूल 8.4 और 8.4a को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मालिक। तो 8.4 8.4a के बारे में बात की है कंपनी की। रूल 8.5 इज डिस्कसिंग अबाउट पार्टनरशिप फर्म, 8.6 इज डिस्कसिंग अबाउट एलएलपी, यानी 8.4 8.5 8.6। 8.4 कंपनी कब बन सकती है, 8.5 पार्टनरशिप फर्म कब बन सकती है, 8.6 ओके एलएलपी कब मेंबर बन सकती है, किसके? स्टॉक एक्सचेंज के। 8.7 अपने डिस्कशन में नहीं है, इट्स लाइक एसोसिएशन ऑफ बॉडी एंड अदर थिंग्स। 8.8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रूल वापस देखा जाए 8.8 में ये लोग बोलते हैं ओके 8.8 में ये बोलते हैं 8.3 और 8.4 का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यानी सेबी बोलता है मैं कुछ लिस्ट बना रहा हूं, वो लिस्ट ऑलरेडी इंक्लूड्स ओके वो ऑलरेडी इंक्लूड्स द कंप्लायंस, आपको उसको कंप्लायंस अलग से देखने की जरूरत नहीं है। यानी 8.8 में एक ऐसी लिस्ट दी जाएगी आपको जहां पर आपको बताया जाएगा कि भाई यहां पर ये लोग बिना पूछे मेंबर बन सकते हैं, बिना पूछे मालिक मेंबर बन सकते हैं, बिना पूछे मतलब उनको 8.1 8.2 वो 8.1 8.2 तो देखने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो इट इज अबाउट इंडिविजुअल। 8.3 8.4 का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यानी बिना 8.3 और 8.4 के ओके यहां पर ये लोग मेंबर बन सकते हैं। एग्जांपल ओके आईसीआईसीआई ओके आईसीआईसीआई बैंक नहीं बोल रहा हूं, आईसीआईसीआई एज ए कॉर्पोरेशन ओके और आईडीबीआई एज ए कॉर्पोरेशन ओके, अगर इनको मेंबर बनना है स्टॉक एक्सचेंज का, मेंबर बोल रहा हूं जो ब्रोकरेज का काम करेगा अनदर थिंग, वो मेंबर बनना है, क्या वो मेंबर बन सकते हैं? आंसर इज यस ओके, बिना रूल 8.3 और 8.4 को फॉलो करके, यानी 8.4 देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8.4 क्या होगा, 8.4 में मैंने क्या बताया, कंपनी कैन बिकम ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी कैन बिकम ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बट द कंडीशन इज दैट ओके 8.4 और 8.4a की जो कंडीशन होगी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके तो 8.8 बोलता है कि मैं जो लिस्ट दे रहा हूं ना उसमें सेबी के रिकमेंडेशन से ये मेंबर बन जाएंगे, इनको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? बस ये फ्रीज रखो। तो 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4a 8.5 8.6 8.8 इतने रूल्स आपने रटने चाहिए, ठीक है मालिक। और ये रूल्स के बाद जो लिस्टिंग वाला प्रोसेस है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपने अगले लेक्चर में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, जो पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं। तो ऑल टुगेदर आपके पास 4 लेक्चर जाएंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप देख रहे हो, लेक्चर 3 अगला आएगा जिसमें लिस्टिंग पढ़ोगे आप, लेक्चर 4 जिसमें आप पेनल्टीज पावर्स एंड एजुडिकेशन पढ़ोगे। इस तरह से अपने सारे लेक्चर्स डिवाइड हो गए अभी सभी के। तो कॉन्सेप्चुअली मेरे ख्याल से यहां तक का क्लियर है। अभी बात करते हैं 8.1। सर याद रखना ये लोग मेंबर नहीं बन सकते, ये लोग मेंबर नहीं बन सकते, समझ में आ रहा है क्या हुली? ओके मेंबर नहीं बन सकते, हुली से पूछना पड़ेगा ना मालिक, क्योंकि
इंटरेक्शन नहीं होगा तो मालिक मजा कैसे आएगा? तो ये लोग मेंबर नहीं बन सकते। किसके मेंबर नहीं बन सकते? स्टॉक एक्सचेंज के। किसके मेंबर नहीं बन सकते? स्टॉक एक्सचेंज के। कौन कौन? एज इज लेस देन 21, अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आप मेंबर नहीं बन सकते। यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, आप मेंबर नहीं बन सकते। ओके, और यू आर इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट, आप मेंबर नहीं बन सकते। इजी आंसर है। ओके, अगर आपकी उम्र 21 से कम है, मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो, मेंबर नहीं बन सकते। बात खत्म। तो पहले 3 आंसर में तो मेरे ख्याल से दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। चौथा, यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड कंपाउंडेड विद क्रेडिटर। अगर आपको याद होगा मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन में या सेक्शन में अपन ने ये पॉइंट पढ़ा था, कंपाउंडेड विद क्रेडिटर। कंपाउंडेड विद क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर को 1 रुपया देना बाकी था और आपने पैसे कम करके उसको दिए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेड विद क्रेडिटर। ओके, लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी है जो यहां पर लिखी नहीं है, बट दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, कंपाउंड शुड नॉट बी लेस देन 16 आना, यानी अगर 1 रुपए में से 16 आने दे दिया आपने तो बात खत्म है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 16 आने से कम किया हुआ है, कंपाउंडिंग कम किया हुआ है, तो भाई आपके लिए रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है। तो कंपाउंडिंग विद क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, और अगर 16 आने ये किसी को पता नहीं है तो भाई यार हेडेक मत करना, प्लीज सर्च ऑन गूगल 16 आने, 1 रुपए में से 16 आने क्या है और क्या नहीं है। ओके, यानी मैक्सिमम कंपाउंडिंग जो चलता है वो 16 आने का कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन किया हुआ है। ओके, ये होने के बाद आपको और एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि आपने पिछली बार भी एप्लीकेशन दिया था और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था। कारण मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपका एप्लीकेशन क्या हुआ था? रिजेक्ट हुआ था, और उसको अभी तक 1 साल नहीं बीता है। अगर 1 साल नहीं बीता है तो वापस री एप्लीकेशन नहीं दे सकते। तो कितने लोग मेंबर नहीं बन सकते, कितने जन मेंबर नहीं बन सकते? 6 पॉइंट आपको दिए हुए रूल 81 में। हु कैन नॉट बिकम ए मेंबर, 81 में बोलते हैं 6 पॉइंट। सर पहला, ओके, एज इज लेस देन 21 ईयर्स। सेकंड, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। थर्ड, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट है। चौथा, कंपाउंडेड विद क्रेडिटर्स है। ओके, पांचवा, ओके, डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्टर। मैं पांचवा पॉइंट भूल गया था, डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्टर। आपने बैंक का लोन या ईएमआई कोई डिफॉल्ट किया होगा तो भी आप मेंबर नहीं बन सकते। ओके, तो आपने कोई डिफॉल्ट किया होगा, डिफॉल्ट इन पेमेंट, तो भी आप मेंबर नहीं बन सकते। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एप्लीकेशन दिया है और 1 साल अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो आप मेंबर नहीं बन सकते। तो मेरे ख्याल से ये 6 पॉइंट्स आपके दिमाग में रट जाना चाहिए। तो हु कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्वेश्चन आता है हु कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको रूल 81 लिखना होगा मालिक। तो 81 की कहानी पक्का क्लियर है। तो हु कैन नॉट बी बिकम ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ओके, 6 पॉइंट आपने रखने चाहिए। एज, सिटीजनशिप, बैंकरप्ट, कंपाउंडिंग, ओके, आपने डिफॉल्ट किया हुआ है, डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्टर, कोर्ट ने डिक्लेयर करना चाहिए डिफॉल्टर करके। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके पॉइंट में आता है कि भाई आपने पिछले साल 1 साल के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। ओके, और 1 साल खत्म नहीं हुआ है। That's what your scenario with rule 81. मालिक, एवरी क्लियर? ओके, रूल 81 को देखे तो रूल 81 की कहानी देखे तो रूल 81 में हमने ऐसा समझा कि हाँ भाई सर ये 6 पॉइंट तो समझ में आ गया, हमको 6 पॉइंट समझ में आ गया। अब ये 6 पॉइंट नहीं है, यानी एग्जांपल मेरी 21 साल से ज्यादा उम्र है। ओके, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मैं बैंकरप्ट नहीं हूं, मैंने कोई कंपाउंडिंग नहीं किया है, मैं कोई डिफॉल्टर नहीं हूं और मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था जो रिजेक्ट हुआ या 1 साल के ऊपर ज्यादा हो गया। सर क्या मैं अब मेंबर बन सकता हूं? ओके, तो रूल 82 पिक्चर में आता है। 82 बोलता है कि अगर तुमने 81 का कंप्लायंस कर लिया गुड इनफ, लेकिन साथ में 82 का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। 82 का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो 82 का कंप्लायंस क्या बोला जाएगा? 82 का कंप्लायंस सेज मेंबर हैज टू कंप्लाई 81 बट 82 आल्सो कंप्लाई, यानी इसका मतलब मेंबर बनने के लिए आपको 82 का कंप्लायंस करना होगा, जिसमें एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो 82 क्या बोलता है? सर या तो पहली, नहीं तो दूसरी, नहीं तो तीसरी, 3 में से एक होना चाहिए। तीनों के तीनों जरूरी नहीं है, 3 में से एक होना चाहिए। 3 में से आप कोई भी एक चीज का कंप्लाई करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तीन कंप्लायंस में से एक कंप्लायंस कौन सी करनी है? या तो पिछले जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो मेंबरशिप के लिए, उसके पिछले 2 साल में आप कंसेक्यूटिवली बात की हुई है इन लोग ने। ओके, 2 साल में, कंसेक्यूटिवली मतलब एग्जैक्टली 2 साल कंपल्सरी, टोटल 2 इयर्स आपने काम किया है एज ए पार्टनर या एज ए एजेंट, एज ए क्लर्क, एज ए असिस्टेंट विद एनी अदर मेंबर। यानी आप पिछले 2 साल टोटल काम कर चुके हो। किसके साथ? मेंबर के साथ। हां, आपने मेंबर के साथ कैसे काम किया ये डिस्कशन में नहीं है, मतलब आपको कंपलसरी पार्टनर ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। आप पार्टनर करके हो सकते हो, आप असिस्टेंट करके काम कर सकते हो, आप क्लर्क करके काम किए होंगे मेंबर के पास, तो आप एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप दे सकते हो। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से मालिक पहला पॉइंट क्लियर है। यू हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 2 से ज्यादा किया तो चल देगा, 2 कम से कम करना है। या सर अगर आपने 2 साल काम नहीं किया, यू एग्री नाउ कि आफ्टर बिकमिंग मेंबर, ओके, विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स आई विल वर्क, ओके, विद अनदर मेंबर। यू एग्री, यानी आपको मेंबरशिप बना दिया जाएगा, लेकिन अगले 2 साल में आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। यानी आप डायरेक्ट मेंबर बनोगे, लेकिन आप पहले किसके साथ काम करोगे? किसी और मेंबर के साथ काम करोगे। सर मैं कैसे काम कर सकता हूं? आइदर पार्टनर और क्लर्क और एसोसिएट या असिस्टेंट, कैसे भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंबर के साथ काम करना जरूरी है।
मेंबर के साथ काम करना जरूरी है। मालिक समझ में आ रहा है? ओके, और तीसरा सिनारियो, या पहला नहीं हुआ, ओके, दूसरा नहीं हुआ, या तीसरा, आपको यहां पर आप बिजनेस, ओके, आपको ये बिजनेस मिल रहा है, ओके, क्योंकि आपके पापा या आपके अंकल या आपके भाई, ओके, फादर, ब्रदर और अंकल और क्लोज रिलेटिव, ओके, वो या तो उनकी डेथ हो गई है और या वो रिटायर हो रहे हैं बिजनेस से, या तो उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, या रिटायर हो रहे हैं, और वो एक्चुअली मेंबर थे। ओके, सो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं, वी आर सक्सीडिंग इन दैट मेंबरशिप। यानी मेरे फादर या मेरा ब्रदर या मेरे अंकल, ओके, या मेरे कोई क्लोज रिलेटिव, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां पर वो अपने बिजनेस से रिटायर हो रहे हैं, या तो वो बिजनेस मतलब उनका डेथ हो गया, और वो लोग कौन थे, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज थे, और मैं वो मेंबरशिप डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो मेरे लिए 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। प्लीज मेक श्योर आपके दिमाग में क्लियर रहे, ये 3 में से 1 पॉइंट मेरे को क्लियर करना है। तो 3 में से 1 पॉइंट क्या चाहिए मेरे को, या तो मैंने पिछले 2 साल मतलब एप्लीकेशन देने के 2 साल पहले मैंने एक्सपीरियंस लेना चाहिए, या एप्लीकेशन देने के बाद 2 साल के अंदर मैं एक्सपीरियंस लूंगा, और या तो मेरे पास बिजनेस मेरे हेरिडिटी के से आया हुआ है। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। ओके, अपन वुमेन एम्पावरमेंट को 100% एम्फासाइज रखते हैं। इवन आज का लैंडमार्क जजमेंट देखोगे सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। ओके, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंट आया हुआ है जहां पर ओके ये जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि दैट मेन आर मेकिंग द रूल्स फॉर वुमेन। Please understand, men are making the rules for women, which is actually incorrect. Okay, men are making the rules for women, and that's what our main context comes. Okay, यहाँ पर आप डिबेट करोगे सर फादर है, अंकल है, ब्रदर है, बाकी कोई बहन वहन या ऐसा कुछ, ओके, डिस्कशन रिलेटिव में आपको मतलब अपन ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ओके वी एम्फसाइज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, पर इधर वर्डिंग्स जो दिए हैं वो ही अपने रखने हैं मालिक। तो नेवरदलेस 8-2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, वापस मैं एक बार बोल रहा हूं, 8-2 के तीनों पॉइंट कंप्लाई करने क्या नहीं, 8-1 में 6 के 6 करने हैं, 8-2 में 3 में से कोई भी एक, अगर 3 में से कुछ भी एक हो गया, गो अहेड, यू बिकम ए मेंबर, यू बिकम ए मेंबर। यानी मेंबर बनने के लिए 8-1 के 6 पॉइंट और 8-2 के 3 में से कोई भी 1 पॉइंट। भारत माता की जय। आई डू थिंक समझ में आया मालिक? ओके, तो इसको क्लोज कर देते हैं, इसके बाद आगे जाते हैं मालिक। अब सीन आता है मालिक, अब सीन आता है कि सर 8-3 मेंबर कैनॉट कंटिन्यू। सर व्हाट डज इट मीन? यानी आप मेंबर बन चुके हो लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सकते, सर एग्जांपल आप मेंबर बन चुके हो, सर मेंबर कैसे बनेंगे? 8-1 आपने ध्यान में रखा और 8-2 भी आपने ध्यान में रखा, 8-2 का 1 पॉइंट कोई भी, आप मेंबर बन गए, आप काम चालू कर दिए, ट्रेडिंग चालू कर दिए, लेकिन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस, ड्यूरिंग दैट ट्रेडिंग पॉइंट एंड अदर थिंग्स, आपने ये 4 में से कोई एक चीज की होगी या हो चुकी होगी आपके साथ, तो आपको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। सर ये मेंबरशिप किसकी चल रही है? ओके, अपने इंस्टीट्यूट की नहीं चल रही है, अब किधर और की नहीं चल रही है, ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप की बात हो रही है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर कब बन सकते हो आप? तो ये अपन ने 8-1 और 8-2 में देखा। 8-3 में अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया के यहां से निकल गए, यानी आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो कुछ कारण से, क्योंकि आपने दूसरे किधर की सिटीजनशिप अप्लाई कर ली और उधर की कर ली और उधर की मिल गई, तो आपको 2 सिटीजनशिप नहीं मिल सकती मालिक, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो। दूसरा, आप बैंकरप्ट हो चुके हो। तीसरा, आप कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए हो। इज दैट पॉइंट क्लियर? वापस बोल रहा हूं, पहला आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बचे, दूसरा आप बैंकरप्ट हुए, तीसरा आप ओके कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए हो। कन्विक्ट होना जरूरी है, इंप्रिजनमेंट और अमाउंट बताया नहीं है, यानी 1 दिन का भी इंप्रिजनमेंट है तो कन्विक्ट आएगा। कन्विक्ट फॉर एन ऑफेंस विच इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड, आप वो कन्विक्ट हुए। या चौथा, यू आर एंगेज इन बिजनेस अदर देन सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज को छोड़कर कोई तुम दूसरे बिजनेस में चले गए, सिक्योरिटीज को छोड़कर कोई तुम दूसरे बिजनेस में चले गए। दैट 4 पॉइंट्स आर बेसिकली डिस्कशन अंडर रूल 8-3 बोलता है कि 4 चीजें अगर आपके साथ हुई है, या तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया शिप छोड़ दे रहे हो, ओके, बैंकरप्ट हो चुके हो, या कन्विक्ट फॉर ऑफेंस हो गए हो, या आप कोई दूसरे बिजनेस में एंटर कर चुके हो, ओके, आपको मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज छोड़ना पड़ेगा। यू आर नॉट एलिजिबल का डिस्कशन ही नहीं किया मैंने यहां पर क्या बोला है, आप मेंबर ऑलरेडी हो, ओके, मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज दिस विल बी अगेन अ ग्राउंड फॉर 8-1, तो मेंबर नहीं बन सकता। तो मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर हुई मालिक? तो 8-3 का पॉइंट समझा? हाँ, लेकिन 8-3 में ना एक प्रोवाइजो है जो मैंने स्क्रीन पे नहीं या नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बेसिक प्रोवाइजो है कि सर इंगेज इन सम अदर बिजनेस का क्या है, सम अदर बिजनेस देन सिक्योरिटीज। इसमें अगर गवर्निंग बॉडी को लगता है कि भाई ये बंदा अगर दूसरी जगह बिजनेस करता है फिर भी लेकिन सिक्योरिटी ट्रेडिंग में बराबर टाइम दे पा रहा है, तो वो कर सकता है बिजनेस। एक छोटा सा प्रोवाइजो है इस चौथे पॉइंट में, बट नेवरदलेस वो प्रोवाइजो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आपने ध्यान समझ लिया, बस हो गया। तो ये 8-3 वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 8-1 क्लियर, 8-2 क्लियर, 8-3 क्लियर, मालिक क्लियर? 8-4, कैन कंपनी बिकम ए मेंबर?
आंसर इज यस, कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। व्हाट आर द कंडीशन? तो अब 8.4 में देखो, 8.4 और 8.4a दोनों में कंपनी कैन बिकम ए मेंबर, उसका डिस्कशन चल रहा है। तो 8.4 क्या बोलता है? कंपनी शैल बी एलिजिबल टू इलेक्टेड एज ए मेंबर। वापस बोलो, ये मेंबर किसकी बात कर रहे हैं? कौन से मेंबर, किधर की मेंबरशिप बात कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के कंपनी मेंबर बन सकता है? आंसर इज यस। लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है 8.4 में? ये अपने नोट्स में नहीं है वापस, क्योंकि इसका बेसिक कंडीशन है। यहां पर ये चाहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी एंड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वापस मैं बोल रहा हूं, क्या बोला पहली कंडीशन? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर आर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी एंड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यानी अगर हमारे 10 डायरेक्टर है तो 6 डायरेक्टर या 6 से ज्यादा डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर होने चाहिए और वो 6 के 6 मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होने चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। यानी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर शुड बी शेयर होल्डर एंड बोला है, और नहीं बोला है, एंड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी वही मेंबर है। इन शॉर्ट ये कंपनी जो फॉर्म की हुई है वो मेंबर ऑफ शेयर स्टॉक एक्सचेंज वालों ने मिलकर फॉर्म की होगी, ऐसे ही कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जाता है। एंड ये जो डायरेक्टर है, जो मेंबर की बात कर रहे हैं, इनकी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? अनलिमिटेड होनी चाहिए। कौन से? कंपनी की लायबिलिटी। कंपनी जो कंपनी के मेंबरशिप है, ओके, कंपनी के, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर की बात नहीं की जाए, कंपनी के जो मेंबर होंगे, कंपनी के जो मेंबर होनी चाहिए, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, तब जाके कंपनी मेंबर बन सकती है। लेकिन रूल 8.4 बोल रहा है, 8.4a में और कंडीशन अलग से दी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जो भी कंपनीज एक्ट 1956 वाली कंपनीज कवर की जा रही है। तो 8.4 क्या बोल रहा है? 8.4 बोल रहा है कि भाई अगर कोई कंपनी को मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बनना है तो बन सकता है। कंडीशन ये है कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, उस कंपनी के जो डायरेक्टर है वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, उनके शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होने चाहिए। एंड ओके, और एक पॉइंट, इन जो मेंबर ऑफ द कंपनी है उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए मालिक? अनलिमिटेड लायबिलिटी। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? तो अगर कोई एक एक्स लिमिटेड है, ओके, एंड इट वांट्स टू बिकम ए मेंबर ऑफ एनएससी और बीएससी, सर क्या बन सकती है? आंसर इज यस। लेकिन एक्स लिमिटेड में, ओके, द डायरेक्टर्स विच आर देयर ऑन बोर्ड शुड बी मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे शुड बी मेंबर ऑफ एनएससी, then also they can become a member of NSE. Who can become a member of NSE? X Limited. In similar way, okay, one more rule is given 8.4a, जहां पर ये रिक्वायरमेंट छोड़ के दूसरे एंड से भी, okay, कंपनी कैन बिकम ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो they have discussed, okay, rule 4a, company can become a member of stock exchange if they comply the other condition। यानी ऊपर के कंडीशन में नहीं है, यानी एग्जांपल डायरेक्टर का कंडीशन छोड़ दो, वो एक कंडीशन हो गई। अब और एक कंडीशन, आपकी कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, ओके, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, सेक्शन 12 की रिक्वायरमेंट है जहां पर सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होता है। सेबी के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो कंप्लाई हो रही है आपकी। यानी सेबी बोलता है इतना इतना पैसा होना जरूरी है, इतना नेट ओन फंड्स होना जरूरी है, नेट ओन फंड्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो सेबी चाहता है, सेबी बता रहा है आपके पास नेट ओन फंड्स होना जरूरी है और आपके पास वो ऑलरेडी है। दूसरा सिनारियो, आपके डायरेक्टर आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी डायरेक्टर आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, डायरेक्टर आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसको ऊपर करना थोड़ा, डायरेक्टर आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? तो पहला सिनेरियो क्या हुआ? पहला सिनेरियो कॉन्सेप्ट सिंपल है, ओके। 8.4 क्या बोल रहा था? 8.4 क्या बोल रहा था? 8.4 बोल रहा था, ओके, कि भाई अगर मेरे डायरेक्टर मेजॉरिटी शेयर होल्डर है और मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है तो मुझे दिक्कत ही नहीं थी, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, मेंबर बन सकते हो। लेकिन 8.4 क्या बोलता है? ओके, अगर यहां पर आपकी कंपनी है जिसमें डायरेक्टर शेयर होल्डर ये सब कुछ मेस्ड अप नहीं है, तो फिर पहले सेबी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देख लो। सेबी बोलता है इतना इतना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके डायरेक्टर आर नॉट डिस्क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सर इसका मतलब क्या? यानी आपके डायरेक्टर 8.1 का कंप्लायंस कर रहे हैं। आपके डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? 8.1 का कंप्लायंस कर रहे हैं। आपके डायरेक्टर क्या कर रहे हैं मालिक? 8.1 का कंप्लायंस कर रहे हैं। डायरेक्टर कंप्लाइंग 8.1, इज दैट पॉइंट क्लियर? तो डायरेक्टर 8.1 का कंप्लायंस कर रहे हैं। और तीसरा चीज, सर 8.2 का कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तीसरे पॉइंट में कवर हो जाएगा। आपके एटलीस्ट दो डायरेक्टर के पास, कम से कम 2 डायरेक्टर के पास 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट का होना चाहिए।
आपके दो डायरेक्टर के पास 2 साल से ज्यादा का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ रूल 84A। सो व्हाट 84A सजेस्ट, 84 एंड 84A सजेस्ट, दोनों का लॉजिक देख लेते हैं। 84 क्या बोलता है? 84 बोलता है, 84 आपका लॉजिक क्या बोलता है? 84 बोलता है अगर कंपनी के डायरेक्टर, कान खुले, कंपनी के डायरेक्टर, अगर कंपनी के डायरेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर आर शेयर होल्डर एंड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड members of that company is having unlimited liability, that company can become a member of stock exchange. 84A क्या बोलता है? If the company is registered with SEBI, okay, then SEBI's financial requirement is complied and the director are not disqualified from becoming a member of stock exchange and at least 2 directors is having an experience of member of 2 years. तो दो मिनिमम 2 डायरेक्टर के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर ये रिक्वायरमेंट है तो दैट कंपनी कैन ऑल्सो बिकम ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये हो गया रूल 84A। 84A, तो 84 और 84A मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट क्लियर है। आपके नोट्स में 84A का पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, 84 की जरूरत नहीं है। रीजन सिंपल है, क्योंकि वो बेसिक पॉइंट था। तो कॉन्सेप्चुअली ये 2-4 पॉइंट है अपने स्ट्रक्चर में जो कवर किए हुए। ओके, इसके बाद आता है 85 कैन फर्म कैन बिकम ए मेंबर पार्टनरशिप फर्म? आंसर इज यस। 85 के क्राइटेरिया के हिसाब से रूल 85। हाँ, बस इधर एक कंडीशन डाली हुई है इन लोग ने कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर होंगे, यानी ये पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होंगे और जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर किया जाएगा, दे शुड कंप्लाई विद 81, मतलब दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड to become a member. Is that point clear? Okay, उनके पास वो एक्सपीरियंस एंड अदर थिंग्स होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट 81 एंड 82 का रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल होना चाहिए। 82 का रिक्वायरमेंट तो स्टार्टिंग में देखा जाता है, मेनली जो भी नए पार्टनर एडमिट किए जाते हैं उनको 81 का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। दैट्स इट। 85। 86 क्या बोलता है? LLP कैन बिकम ए पार्टनर? आंसर इज यस। LLP कैन बिकम ए पार्टनर? आंसर इज यस। LLP कैन बिकम ए सॉरी, मैं मिस्ड आउट, वो थोड़ा सा टाइम में देखने में। LLP कैन बिकम ए मेंबर? आंसर इज यस। ओके, द ओनली कंडीशन इज ये 4A की सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए, यानी LLP की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सेबी डिसाइड करेगा। LLP के कोई भी पार्टनर, खाली डायरेक्टर की जगह वर्ड पार्टनर आएंगे, डायरेक्टर की जगह पार्टनर वर्ड आएंगे यहां पर। ओके, कोई भी पार्टनर डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए एंड एटलीस्ट 2 पार्टनर शुड हैव the experience, at least 2 partners should have experience of more than 2 years, okay, as a member of stock exchange. That's it. अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो यहां पर LLP कैन ऑल्सो बिकम ए पार्टनर। याद रखना, पार्टनरशिप फर्म में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। पार्टनरशिप फर्म में रिक्वायरमेंट क्या थी मालिक? पार्टनरशिप फर्म में रिक्वायरमेंट एक ही थी कि जो भी पार्टनर्स को एडमिट किया जाएगा 81 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। ओके, लेकिन LLP में रिक्वायरमेंट ये है, तो ये रूल 86 में आपको दिया गया है। बात खत्म मेरे ख्याल से यहां तक। 81, 82, 83, 84, 84A, 85, 86 आपको आ गया है, समझ में आ गया है मालिक। अब पॉइंट ये है, ओके देखिए 88 में 87 इग्नोर कर दिए, 87 का डिस्कशन मत, कुछ है नहीं पॉइंट इसमें डिस्कस करने लायक। 88 में ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलता है? सेबी ओके फॉलोइंग कंपनीज का रिकमेंडेशन कर सकता है। फॉलोइंग मतलब ये जो नाम दिए हुए हैं ओके उनके रिकमेंडेशन कर सकते हैं। 14 लिस्ट दी हुई है आपके पास, 14 नाम की लिस्ट दी हुई है, इनके रिकमेंडेशंस कर सकती है सेबी। और जब इनके रिकमेंडेशन करेगी सेबी ओके किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, कि इनको मेंबर बना दो। इनको क्या कर दो मालिक? मेंबर बना दो। मेंबर बना दो मतलब ये लोग भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग नहीं करना, कंफ्यूज मत करना, दिस इज समथिंग अबाउट मेंबर मतलब जो ट्रेडिंग करेंगे और ब्रोकरेज लेंगे। तो सेबी बोलते हैं, सेबी इनके रिकमेंडेशन देगी, जो नाम स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। अगर इनके रिकमेंडेशन सेबी देती है तो इनको 83 और 84 का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सर वाई 83 है, वाई 81 नहीं है? अरे मेरे भाई ये सब कंपनीज है, ये सब कंपनीज है। कंपनीज मतलब कौन सी? IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IDBI, LIC, GIC, UTI, ICCI, SBI, शेड्यूल्ड बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाबार्ड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स एंड NHB। NHB का मतलब होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। आपके नोट्स में वो NHB मिस है तो आप वो नोट्स में अपडेट कर देना। नेशनल हाउसिंग बैंक आपको अपडेट करना है मालिक। ओके इनके लिए आपको ये 83 और 84 के क्राइटेरिया देखने की जरूरत नहीं है। ओके मैं बोल रहा हूं 83, आप बोलोगे 83 भी तो इंडिविजुअल को है। 83 में मेन पॉइंट था, दे आर इंगेज इन बिजनेस अदर देन सिक्योरिटीज। को समझने की कोशिश करो, यानी 83 में से 83 का क्या बोला था? अगर कोई दूसरा अदर देन सिक्योरिटीज के बिजनेस में इंगेज होगा तो वो नहीं बनेगा मेंबर। ओके तो इसलिए 83 को इन्होंने निकाला है। और 84 क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर शेयर होल्डर, ये रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ओके सर 81 और 82 नहीं आएगा? अबे झंपे 81 और 82 की जरूरत ही नहीं होगी इनके लिए, ये कॉर्पोरेट्स है, कंपनीज है।
इसीलिए 83 और 84 विल नॉट अप्लाई। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? तो इसीलिए नहीं आएगा। एक खाली मैं आपको बता दूं, बाकी तो सब कंपनी के नाम में आपको रटने पड़ेंगे। मेनली खाली एक स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के बारे में मैं बता दूं, और ये आपको थर्ड लेक्चर में भी काम आएगा मालिक। थर्ड लेक्चर में भी इसका डिस्कशन आने वाला है, तो सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। देखिए मेरे को बताइए, ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कहां पर होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कहां पर होता है? मार्केट में होता है। मार्केट मतलब कौन सा? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब अपने पास दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। ये एनएससी और बीएससी जो अपने एक्चुअली अभी इंडिया में है, ये दोनों लोकेटेड मुंबई में है। यानी मैक्सिमम ट्रेडिंग किधर होगा? मैक्सिमम ट्रेडिंग मुंबई में हो रहा है, ये समझ में आ जाना चाहिए। बिकॉज दैट देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए फाइनेंशियल सिटी। वाई इट इज नॉट कॉल्ड, मतलब वो कैपिटल सिटी की जगह फाइनेंशियल सिटी क्यों बोला जाता है मुंबई को? बिकॉज ट्रेडिंग, मैक्सिमम स्टॉक, अरे मैक्सिमम ट्रेडिंग, पैसों का ट्रेडिंग मुंबई में होता है। इंडिया का पूरा ट्रेडिंग आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। करोड़ ऑफ रुपीज, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज आर ट्रेडेड ऑन डेली बेसिस। ओके, नाउ वी डिस्कस। ओके, आप समझ करो, ये पॉइंट एकदम अच्छे से समझो कि सर एज्यूम करते हैं आसाम। अब आसाम में स्टॉक एक्सचेंज तो है नहीं, और एक बंदे के पास शेयर्स है। अब थोड़ा फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, फिजिकल फॉर्म में, यानी उसके पास एक शेयर सर्टिफिकेट है, एक शेयर सर्टिफिकेट है, उसके पास एक शेयर सर्टिफिकेट है, वो शेयर सर्टिफिकेट साइन किया हुआ रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है मालिक? ओके, आसाम में, और उसको बेचना है। एग्जांपल 1000 शेयर्स है उसके पास, एक्स लिमिटेड के 1000 शेयर्स है, और उसको बेचना है। आपको क्या लगता है वो बेचने के लिए मुंबई आएगा? क्योंकि मार्केट तो मुंबई में है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने का शुरू, दिमाग में डालो। अब यार वो शेयर उसके पास पड़े हैं, उसको बेचने, और वो मुंबई आएगा बेचने के लिए, क्योंकि वहां पर तो कोई है नहीं खरीदने वाला। ओके, अब प्रैक्टिकली समझने को शुरू ये पॉइंट को। ओके, वहां पर और एक कोई खरीदार बैठा होगा जिसको एक्स लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदने हैं। अब इनके ट्रांजैक्शन कौन करवाएगा? मुंबई आके दोनों ट्रांजैक्शन करेंगे? नहीं। इसीलिए वहां पर कोई एक बंदा डिफाइन होगा। ओके, बंदा होगा, एग्जांपल, ओके, एक पर्सन है जिसको ट्रेडिंग करना है, और वो ट्रेडिंग का एक्सचेंज में क्या लेगा? ब्रोकरेज। लेकिन एक्ट ने क्लियर बोला है, सेक्रा ने क्या बोला है? अगर आप मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो, ओके, ये अपने सिलेबस में यहां पर कवर नहीं है, लेकिन दिमाग में रख लेना, अगर आप मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो, कान खुले, अगर आप मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो तो आप ट्रेडिंग नहीं करवा सकते। इट इज गलत, गलत। आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी, करोड़ों तक की पेनल्टी है। अगर आप मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो तो मां कसम, फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब मेरे को बताओ, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है, वो आसाम में जाके ऑफिस खोलेगा क्या? सर आसाम में क्यों नहीं खोलेगा ऑफिस? अब बोला मैं, सर आसाम में, मुंबई का आसाम में क्यों ऑफिस नहीं? अरे आसाम में उतना ट्रेडिंग नहीं हो रहा होगा, वो जगह में उतना ट्रेडिंग नहीं हो रहा, तो ऑफिस का खर्चा कैसे निकलेगा? खर्चा निकलने के लिए मेरे को कोई बेचना चाहिए, कोई खरीदना चाहिए, और उसका कमीशन मेरे पास आना चाहिए, तो ऑफिस का खर्चा निकलेगा ना। अगर उधर बेचने वाले और खरीदने वाले बहुत कम है, तो मैं क्यों उधर खर्चा करूंगा? मेंबर जाके उधर क्यों ऑफिस खोलेगा? आज सब ऑटोमेट हो गया, मैं जानता हूं सारी चीजें, पर डिस्कशन पॉइंट को ये रखो तो समझ में आएगा ये आंसर मैं क्या बता रहा हूं। इसीलिए सीजी ने क्या सोचा? सीजी ने बोला अगर ऐसे केसेस हुए तो इसमें ट्रेडिंग नहीं होगा, और इसमें जो ट्रेडिंग नहीं होगा तो ट्रेडिंग में दिक्कत आएगी। ट्रेडिंग में दिक्कत आएगी तो यार पब्लिक अभी तक ट्रेडिंग करना अभी तक उतना एफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए सीजी ने एक सेक्शन 17 रखा हुआ है, जहां पर सीजी बोलती है कि अगर मैं लाइसेंस देता हूं, या सेबी लाइसेंस देती है, ओके, सीजी या सेबी ये लाइसेंस देते हैं, ओके, डीलर्स को, वो ट्रेड कर सकते हैं विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नहीं समझने को करो। यानी ओके, सेबी क्या करेगी? मिस्टर एक्स जो आसाम में रहता है, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनएससी और बीएससी, लेकिन वो आसाम में रहता है, और उसको सेबी या सीजी लाइसेंस देती है सेक्शन 17 के अंदर डील करने के लिए। डील करने के लिए मतलब उधर कोई बंदा आएगा और मिस्टर एक्स के पास आया, बोला मेरे को इतने बेचने हैं, तो मिस्टर एक्स उसका खरीदार ढूंढेगा और वो दोनों के ट्रांजैक्शन क्लोज करेगा और उसमें से कमीशन अपना लेगा विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको क्या बोला? अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको कौन बनना जरूरी है? मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ओके, कुछ कुछ जगह है जहां पर ट्रेडिंग ज्यादा नहीं होती है, तो मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को उधर जगह परवड़ेगी नहीं, तो इस केस में उधर ट्रेडिंग नहीं होगी। हो सकती है अगर आपको उधर ट्रेडिंग करवानी है तो सेक्शन 17 के थ्रू आप एप्लीकेशन दे सकते हो, सीजी सेक्शन 17 के थ्रू आप एप्लीकेशन दे सकते हो, और उसकी वजह से आप क्या बन जाओगे? डीलर, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। सर इसका मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट का मतलब, मैं ये कॉन्सेप्ट में ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं। इसका मतलब है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है जिनको सेक्शन 17 में लाइसेंस दे चुके हैं। अगर वो आसाम वाले को अगर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बनना है तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी लाइसेंस दे चुके हैं, सो दे आर क्वालिफाइड एज ए मेंबर। मतलब उनको लाइसेंस कर दिया विदाउट बीइंग ए मेंबर, वी हैव गिवन ए लाइसेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
बस यही कॉन्सेप्ट है। तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स का कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाता मालिक। सो नेवरदलेस ओके, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको समझ में आ जाएगा, बट ये मेरे ख्याल से सारे के सारे रूल्स अपन ने समझ लिए। तो रूल 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 नहीं है 8.8, ये पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए। और 8.8 के आंसर है जो 14 पॉइंट है वो आप रट्टा मार लीजिए। बात खत्म, दैट्स इट। ओके, ये पोर्शन ये लेक्चर यहां तक रहेगा। तो इसका मतलब पहला लेक्चर अपना रिकग्निशन खत्म हो गया, दूसरा लेक्चर में अपने रूल्स खत्म कर लिया रूल 8 के, तीसरा लेक्चर विल बी ओनली पूरा लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे, एंड चौथा लेक्चर विल बी पेनल्टीज एंड पावर्स। बात खत्म मालिक। सो टेक केयर, एंजॉय, एंड होपफुली यू आर एंजॉइंग द लेक्चर और आपको सब चीजें समझ में आ रही है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी एलिमेंट, लेकिन भाई मेरी कोशिश ये रहेगी थोड़ा सा स्पीड अप में और थोड़ा सा प्लस माइनस, बिकॉज कोविड के सिनारियो चल रहे हैं। बेसिकली मेरे बैक ऑफिस में भी कोविड आ चुका है, जिसकी वजह से वो ऑफिस सील कर दिया गया है, पूना वाला। ओके, जो बैक ऑफिस वाला है। मुंबई में सस्पेक्टेड कोविड का पॉइंट है अपने ऑफिस में, दिक्कत है, मतलब जो मैं नाम ले रहा हूँ वहां पर भी अपने पॉइंट पे सस्पेक्ट है, घर पे भी इंपैक्ट है, एंड अल्टीमेटली इसी की वजह से ये थोड़ा टाइम कंसिडरेशन प्लस माइनस हो रहा है। इवन माई ऑडिट लेक्चर्स, मतलब ऑडिट की पूरी बुक बन गई है, पहले मेरे को रिव्यू करने और ये लेक्चर खत्म होते ही ऑडिट चालू करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा प्लस माइनस चल रहा है। तो प्रोबेबली आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट इट में टेक ए वीक टाइम, अनलेस अंटिल ये कोविड सिचुएशन से मैं बाहर नहीं आऊँ तब तक इंपैक्ट रहेगा डेफिनेटली। ओके, आई विल बी रिकॉर्डिंग, आज मैं अभी सरफाइसी कल भी करना था, लेकिन थोड़े से मतलब ये कोविड की वजह से ही मेरा डॉक्टर के पास आना जाना है। ओके, इंक्लूडिंग अपने स्टाफ एंड अदर थिंग्स। तो सरफाइसी में अभी जस्ट ये अभी कर लिया रिकॉर्ड, तो खाना खा के मैं सरफाइसी रिकॉर्ड करूंगा। तो आपके सरफाइसी कब देखना, ये चारों सेबी के सेक्रा के लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद, मतलब आपने पहला देख लिया, सेकंड ये दिख रहे हो, तीसरा वाला कर लिया, चौथा उसके बाद सरफाइसी देखना, सरफाइसी का सीक्वेंस ऐसे रखना। और इसके बाद मैं फेमा कर लूंगा, फेमा के बाद फेकरा, और मैंने आर्बिट्रेशन बोला, मैं उसके लिए 2-3 दिन लूंगा। ओके, बट नेवरदलेस मेरा मेन टारगेट अभी ये रहेगा कि पहले थोड़ा कोविड को सेटल कर लूँ घर के इम्पैक्ट में, और इवन अपने मुंबई के ऑफिस में भी ये इम्पैक्टेड है। तो एंड अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लस माइनस हो गया, जो सस्पेक्टेड है वो मतलब घर वाला तो है ही, जिसमें कोविड कंसिडरेशन में हम लोग को ध्यान रखना पड़ रहा है। ओके, अगर ऑफिस में भी कहीं भी रहा तो वर्क फ्रॉम होम रहेगा, जिसमें वर्क फ्रॉम होम कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि घर पे भी वही इम्पैक्ट है, यहाँ पर भी ये इम्पैक्ट है। तो इट विल थोड़ा सा एक 7 से 8 दिन का टाइम है, एंड ये अनसर्टन चीज़ें हैं। आई कांट मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि भाई यू नीड टू सपोर्ट एवरीवन। तो इन दैट मीन टाइम आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर अपना प्लस माइनस हुआ है टाइम, थोड़ा सा एक आगे अगर 5-6 दिन का गैप आ जाता है, 6-7 दिन का गैप आ जाता है ऑडिट के लेक्चर्स में, ये वाले पॉइंट में, तो आई वुड सजेस्ट आप वापस लॉ का रिवीजन कर लो या दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लो। और एक बार ऑडिट हो गया तो ऑडिट एक में 6-7 दिन में ही रिकॉर्ड कर लूंगा, दैट फॉर श्योर। लेकिन वापस मेरे को कंप्लीटली वापस वो एनवायरमेंट चाहिए, बिकॉज वो जब तक मेरा रिव्यू नहीं होगा तब तक टेक्स्ट बुक भी नहीं अपडेट हुई है। तो मेरे को आई डू थिंक प्रोबेबली बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी नेक्स्ट वीक एंड तक मेरा ये सब टेक्स्ट बुक वाला काम हो जाए, अगर सब चीज़ें नॉर्मल चली तो। ओके, और स्टार्टिंग में मैं ऑडिट लेक्चर भी ऐसे ही करूंगा, सॉफ्ट कॉपी अपलोड करूंगा, और सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने के बाद मैं लेक्चर्स अपलोड करते रहूंगा। तो उसमें डेली लेक्चर जो अपलोड होंगे वो 5-5 घंटे के ही होंगे, 5 से 6 घंटे के अपलोड हो जाएंगे, और वो एक 7-8 दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए। बट इट्स ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स, द ओनली थिंग इज दैट यू जस्ट नीड टू टेक केयर, मतलब ये पॉइंट पे। एंड मतलब इस बार मेरी हेल्थ अच्छी है, मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपनी हेल्थ का प्लस माइनस होता है, लेकिन इस बार टचवुड, मतलब आई डोंट वांट टू मिसमैच दैट वन, बट है ये थोड़ा क्या सब लोगों का ध्यान रखना पड़ता है मालिक। सो टेक केयर, एंजॉय, है ना, एंड होपफुली यू आर लाइकिंग द कंटेंट मैन। तो रहा तो भाई कंटेंट अगर अच्छा लगा तो मालिक प्लीज़, और कुछ सजेशन है तो आप सजेशन दीजिए मुझे। ओके, जैसे भी पॉइंट है, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके, सारी चीज़ों को है, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली यू रिकमेंड मी टू योर फ्रेंड्स। देखिए, बोलना तो है, मतलब ये बोलना एक छोटा सा पॉइंट है, बट ऐसा होता है कि सब लोग का परसेप्शन इज अबाउट अमित तातेड़, इज अबाउट इसका से परसेप्शन से मैं बाहर ही नहीं निकल पाया हूँ। तो आई वॉन्ट टू चेंज दैट परसेप्शन, लेकिन मेरा मेथड क्या रहा है, मेरा मेथड स्टार्टिंग से जो रहा है, इट इज समथिंग विद रिलेटेड दैट स्टूडेंट शुड मल्टीप्लाई, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टिल डेट विथ मी। तो अगर आप मुझे असिस्ट नहीं करोगे तो ये मेरे लिए, बिकॉज आई हैव डन ए लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपिंग दिस कंटेंट, टू मेक दिस कंटेंट इंटरेस्टिंग, एंड डेफिनेटली कितना भी करो यार, जब तक मेरी बैचेस नहीं हो जाती तब तक ये पॉइंट को और बहुत बेस्ट कंटेंट, देखो मैं बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे मतलब मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम निकाल सकूँ मैं। तो आपसे यही सजेशन होगा, गुजारिश होगी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, ओके, आपको कोई भी फीडबैक है, जो भी है, आप मुझे दीजिए, ऑन ग्रुप है अपना, ग्रुप में दीजिए, या आप अलग से मैसेज करिए, ग्रुप में नहीं देना चाहते तो अलग से मैसेज करिए। दूसरी चीज़, अगर आपको अच्छा लगा हुआ है, आपको तोड़ लगा हुआ है, तो आप प्लीज़ रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि एटलीस्ट ये मालूम रहे कि अमित तातेड़ इज इनटू लॉ एंड ऑडिट। ओके, ये पॉइंट है दैट अमित तातेड़ परसेप्शन ऑफ इसका थोड़ा सा निकले,
ओके, बिकॉज कोई भी उनको ये लगता है कि भाई इसका पढ़ा दिया तो ये पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से एटलीस्ट टिल डेट एक 2-4 दिन वो थोड़ा सा प्लस माइनस दिन का छोड़ दो, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर ऑलरेडी अवेयर, दैट वाज समथिंग व्हिच इज आउटसाइड माय बॉक्स, बट चीजें कॉन्सेप्ट वाइज, कंटेंट वाइज, क्वालिटी वाइज वाज बेटर। एंड जो भी है ओके, जैसा भी है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। इट्स ऑलवेज प्लेजर। ओके, फिजिकली मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमेशा मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहता है जब भी मैं कुछ चीज़ पढ़ाता हूँ, एंड आई ट्राई बहुत माई लेवल बेस्ट, मैं शिद्दत से पढ़ाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी पूरी आत्मा, मतलब पूरी आत्मा उसमें लग जाए कि वो चीज़ पढ़ाने में, बाकी दूसरी चीज़ें याद नहीं रहे मालिक। तो टेक केयर मालिक, थैंक्स अ लॉट।